चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो, इस चैप्टर में हमने परम्यूटेशन का टॉपिक कंप्लीट किया, एक्सरसाइज 6.1 हमने देखी। आज हम लोग चैप्टर का सेकंड टॉपिक देखें, जो है कॉम्बिनेशन का। हमने परम्यूटेशन देखा ना, अब दूसरा कौन सा टॉपिक शुरू करें? कॉम्बिनेशन का टॉपिक शुरू करें। देखो, परम्यूटेशन मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि अरेंजमेंट करना। कोई भी पर्सन्स हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी थिंग हो, उसका जब अरेंजमेंट करना हो तो उसके लिए परम्यूटेशन यूज होता है, बराबर ना। लेकिन अरेंजमेंट नहीं, अब अगर कोई भी पर्सन, कोई भी नंबर, कोई भी थिंग, उनका सिलेक्शन करना हो ना, तो अब उसके लिए कॉम्बिनेशन यूज होता है, बराबर ना। जब सिलेक्शन करना हो तो कॉम्बिनेशन का यूज होता है उसमें, ठीक है। कि सपोज अगर कोई 5 लोग हैं, जस्ट एग्जांपल, कि अगर कोई 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 लोग हैं, इन 5 में से कोई 3 को जो है वो अरेंज करना है। भाई 3 प्लेसेस हैं और उस पे इनको बिठाना है, बराबर ना। 5 में से कोई 3 को 3 प्लेसेस पर बिठाना है, बराबर। तो वो क्या हुआ? अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट हुआ ना उसमें, बराबर ना। कि भाई इस 5 में से अगर कोई 3 प्लेसेस पर अरेंज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 5p3 लिखते हैं, ऐसा ना। लेकिन अगर ऐसे ही ये 5 लोग हैं और इन 5 में से कोई 3 को सिलेक्ट करना है फॉर एनी कॉज, कोई भी काम के लिए, कोई भी काम के लिए, जब उसमें लिखा हुआ हो कि भाई उनमें से सिलेक्ट करना है, ये वर्ड ही होगा आपके क्वेश्चन में कि जब सिलेक्ट करना है हमें, तो फिर यूज होता है कॉम्बिनेशन, बराबर ना। इनमें अरेंजमेंट होता है और इनमें सिलेक्शन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन कहलाए कि अगर 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए फिर उसको लिखते हैं 5c3। अब इसमें क्या लिखा जाता है? C। अरेंजमेंट के लिए जैसे P लिखते हैं ना, वो परम्यूटेशन का, तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिखा जाता है? C लिखा जाता है, 5c3। समझ आ रही है बात है? फिर जैसे हम लोग परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला लिखते थे, कि परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला आती थी कि अगर NPR हो, ये N हुआ, N मतलब टोटल नंबर्स, और R मतलब नंबर ऑफ प्लेस। R क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्लेस कहते हैं उसमें, क्योंकि अरेंजमेंट करना है। तो NPR उसकी फॉर्मूला लिखते थे N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ऐसा ना। फिर उसको सॉल्व करते थे कि ऊपर 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस आर मीन्स 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर 5 फैक्टोरियल हो गया और नीचे 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो उसका आंसर बता देते थे ना कि 5 फैक्टोरियल मतलब 120 और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। तो 120 डिवाइड बाय 2, आंसर 60, बराबर। तो अब ये करते थे परम्यूटेशन में इस फॉर्मूला से। लेकिन अब कॉम्बिनेशन, कि जब सिलेक्शन करना है, 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो फॉर्मूला बनती है NCR, जहां पे N मतलब टोटल नंबर्स, जैसे इसमें 5 है टोटल नंबर, और R का मतलब होता है सिलेक्टेड नंबर्स। यहां R मतलब क्या कहलाता है? सिलेक्टेड नंबर्स कहलाता है। यहां पर R का मतलब क्या कहलाता है? कि नंबर ऑफ प्लेसेस जहां पर उन्हें अरेंज करना है, बराबर ना। कितनी प्लेसेस पर अरेंज करना है, यहां पर कितने लोगों को, कितने नंबर्स को, कितनी थिंग को सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ सिलेक्शन, वो यहां R कहा जाता है, बराबर ना, NCR। और इसमें फॉर्मूला आती है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई N माइनस R फैक्टोरियल, बराबर। NCR की अब ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन के लिए, ये फॉर्मूला ध्यान देना कि इसमें फॉर्मूला आती है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल ब्रैकेट में N माइनस R फैक्टोरियल, बराबर। यहां हम लोग कौन से फॉर्मूला लगाते थे? सिर्फ N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R, जबकि इसमें N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल ब्रैकेट में N माइनस R फैक्टोरियल। ये डिफरेंस ध्यान रखना। अब इसमें वैल्यू भी रख सकते हैं कि जैसे N फैक्टोरियल मतलब लिख सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, तो R फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल,
एंड n माइनस आर मीन्स 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, बराबर। तो उसका आंसर लिख सकते हैं कि जैसे 5 फैक्टोरियल, ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे ये 3 फैक्टोरियल और ये 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। सबके आंसर में ये 5 फैक्टोरियल हो जाता है 120, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 और 2 फैक्टोरियल का आंसर 2। तो इनका फाइनल आंसर क्या है? जैसे 6 2 जा 12 और 120 डिवाइड बाय 12 करो तो आंसर 10, कि ये NCR, उसका आंसर कितना मिला? 10 मिला। ये सिलेक्शन मतलब अगर 5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है ना, तो उसको 10 वेज में 10 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? सिंपल सा डिफरेंस है ना, कि परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट कहलाया, कि कोई भी प्लेस पे जब अरेंज करना हो, और कॉम्बिनेशन मतलब क्या कहलाया? सिलेक्शन कहलाया। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में इसी फॉर्मूलाज के बेस पर, पहले इस फॉर्मूला के बेस पर हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करें, फिर आगे जैसे जैसे लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें नई नई कुछ थियरीज भी समझाता जाऊंगा मैं, बराबर। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जैसे जैसे हम लोग सम करते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होगा, जो मैं बीच बीच में समझाता जाऊंगा। सबसे पहले बेसिक ये फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है वो पता चला ना, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला NPR की ये फॉर्मूला और NCR कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला के बेस पर सबसे पहले आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है उसमें पहले क्वेश्चन शुरू करें, बराबर। आप लोग टेक्स्ट बुक निकालो तो ये रफ करके और वो सम्स देखें। फिर देखो, अब जैसे एक्सरसाइज 6.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, कि यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें नॉर्मल जो अभी हमने सिलेक्शन की फॉर्मूला देखी, कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला देखी, उस फॉर्मूला से सॉल्व करना है। कि जैसे कि देखो सबसे पहला दिया हुआ है 11C4, पहले क्या दिया हुआ है? 11C4, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? फॉर्मूला जैसे आती है ना, कि NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। तो उसके हिसाब से यहां पर क्वेश्चन में है 11C4, तो n फैक्टोरियल मतलब कितना लिखेंगे? 11 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन में r फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, एंड n माइनस r फैक्टोरियल तो मतलब 11 माइनस 4 फैक्टोरियल, बराबर ना। तो जहां पर ये ऊपर 11 फैक्टोरियल का आंसर 11 फैक्टोरियल अपॉन में ये 4 फैक्टोरियल वैसे ही लिखे 4 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई 11 माइनस 4 तो मतलब लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाए कि देखो, अब सबका आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग परम्यूटेशन में भी करते थे, कि जैसे ये 11 फैक्टोरियल है मतलब 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पूरा, तो उसको पूरा अगर न लिखें लेकिन सिर्फ 7 तक लेके जाएं, तो ये 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे ना, बराबर ना। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं कि जो 11 फैक्टोरियल है उसको 11 10 9 8 एंड 7 फैक्टोरियल, बराबर, अपॉन में ये 7 फैक्टोरियल तक ही लेके गए। अपॉन में जो 4 फैक्टोरियल है उसे भले पूरा लिख सकते हैं कि 4 3 2 1, और ये 7 फैक्टोरियल को भी वैसे ही लिखें 7 फैक्टोरियल। तो देखो ये 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल वो दोनों कट हो जाएंगे ना, बराबर ना, कट हो जाएंगे ना ये दोनों, कि 7 फैक्टोरियल कट हो गए, तो बचा सिर्फ ये। इसमें कैंसलेशन करना हो तो कैंसलेशन कर सकते हो, नहीं तो आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे का मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड कर सकते हो ना ऐसा, नहीं तो कैंसलेशन कर सकते हो कि जैसे 4 से इसको कट करें 4 2 जा, ये 2 2 भी कट, 3 से इसको कट करें 3 जा, बराबर। तो फाइनल आंसर इसमें मिल जाएगा 11 3 जा 33 एंड 10, तो आंसर 330, ये इसका आंसर, बराबर। ऐसे कैंसलेशन भी कर सकते हो या तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। समझ आई ना बात है? वैसे ही देखो सेकंड भी है 9C0, तो इसमें भी यही फॉर्मूला अगर अप्लाई करें ना, NCR मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल।
तो उसमें उसमें हमारा क्वेश्चन है 9C0 मीन्स n फैक्टोरियल पे लिखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मीन्स 0 फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल मीन्स 9 माइनस 0 फैक्टोरियल, बराबर। तो जिसमें ऊपर 9 फैक्टोरियल रहेगा, नीचे ये 0 फैक्टोरियल। अब यहां 0 फैक्टोरियल ना लिखो तो भी ठीक है, बराबर ना, तो भी ठीक है कि भाई क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू रहेगी ही नहीं उसमें। और मल्टीप्लाई 9 माइनस 0 मीन्स 9 फैक्टोरियल ही रहेगा। तो यहां पे देखो 9 फैक्टोरियल पूरा ही कट हो गया, 0 की भी कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नंबर नहीं बचा, तो उसका आंसर लिखते हैं 1। क्या लिख देते हैं उसमें कि 1 लिख दें, बराबर। और इसे जो है वो एक फॉर्मूला वाइज भी याद रखो कि किसी में भी अगर सिलेक्शन के वक्त r की वैल्यू 0 है ना, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, बराबर। ये तो परम्यूटेशन में भी रूल था कि परम्यूटेशन में भी अगर n p r जिसमें r की वैल्यू 0 हो तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। कोई भी जगह पर, ये जस्ट रूल की तरह यहां बता रहा हूं कि कहीं पर भी NC0 हो, बराबर, मतलब r की जगह पे 0 तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, नोट कर लेना ऐसे, बराबर। ऐसे ही दूसरा देखें 25C3, तो इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करें, NCR मतलब उसमें n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, बराबर। तो उसको लिख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा कि 25C23 मीन्स n पे लिखेंगे 25 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मतलब 23 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r मीन्स 25 माइनस 23 फैक्टोरियल। तो जिनका सॉल्यूशन अगर करें तो ये ऊपर तो वही रहेगा 25 फैक्टोरियल, नीचे ये भी वही 23 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 25 माइनस 23 तो 2 फैक्टोरियल। ऐसे हो जाएगा ना ये, बराबर ना, कि जिनके अंदर देखो अब ये 25 है तो इसको क्या पूरा लिखेंगे हम लोग 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 ऐसा 1 तक लिखें? नहीं ना, ये फैक्टोरियल को 1 तक थोड़ी ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे? तो इसको 23 तक ही ले जाओ कि फिर 23 और 23 कट हो जाएगा, बराबर ना, कि इसको ऐसे सॉल्यूशन करें कि जो 25 है तो उसको 25, 24 एंड 23 फैक्टोरियल, उसे 23 तक ही रखा कि अपॉन में भी ये 23 फैक्टोरियल, बराबर। और मल्टीप्लाई ये 2 फैक्टोरियल का भले लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ऐसे हुआ ना। तो यहां पर ये 23 और 23 कट हो जाएगा। इन नंबर्स को कट करके लिखना हो तो भी ठीक है, और अगर कट करके नहीं लिखना हो तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हो उसमें, बराबर ना। तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई यहां तो कट कर सकते हो कि 2 से इसको कट करें, 2 12 बोल रहा हूं ना, कट ना हो तो ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे का मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड, बराबर। यहाँ अगर कट करें तो 2 12 और 25 मल्टीप्लाई 12, तो 25 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 300। ये हमारा आंसर, बराबर। आई बात समझ में कैसे करना है? ठीक है, ऐसे ही देखो इसमें नंबर 4 8C8, ठीक है। तो इसमें भी यही फॉर्मूला अगर अप्लाई करें NCR मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, तो वहां पे लिखेंगे 8C8। तो 8C8 में भी n की जगह पे क्या लिखें 8 फैक्टोरियल अपॉन में यहां r की जगह पर भी 8 लिखें और n माइनस r मतलब 8 माइनस 8 लिखें, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो जहां पर ये ऊपर तो 8 ही रहेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में ये 8 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल। तो इसमें भी देखो कि इसमें भी ये 8 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे और 0 फैक्टोरियल की तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो किसी की कोई वैल्यू नहीं तो आंसर क्या लिख देंगे
1 लिख देंगे फिर, बराबर। तो यहां पर भी इसे एक रूल वाइज याद रखो कि जब n और r दोनों सेम हो ना, जैसे 8C8, n और r दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है, तो उसका आंसर भी हमेशा 1 आता है, बराबर ना। ऐसे लिखते हैं, उसमें रूल वाइज ऐसे बताया जाता है कि अगर NCN हो, NCN, बराबर, कि अगर दोनों इक्वल ही है, n और r दोनों सेम है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। देखा ना कैलकुलेशन में, बराबर ना, कि जब r की वैल्यू 0 हो तो भी हमेशा 1 आता है, या तो अगर n और n दोनों इक्वल हैं, n और r दोनों इक्वल है, तो भी आंसर हमेशा 1 आता है। समझ आई बात? बेसिक चीजें क्लियर हुई ना, बराबर ना। तो इसे लिखो, तो इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन देखें, फिर और थोड़ा लॉजिकली, बराबर। चलो देखो कि अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द अननोन वैल्यू, बराबर। कि जैसे पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि NC2 इक्वल टू 28, ऐसे लिखा हुआ है NC2 इक्वल टू 28, उसमें अननोन वैल्यू मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर ना। ये दिया हुआ ना NC2 28, तो उसमें n की वैल्यू बतानी है। तो ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही रखे ना, कि जो C की फॉर्मूला आती है वही, कि देखो कॉम्बिनेशन की जैसे फॉर्मूला आती है, यहां पर NC2, तो उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखें कि फॉर्मूला में ऊपर क्या आता है n फैक्टोरियल, तो यहां पे वही लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला है ना, याद है ना, कि यहां पर अपॉन में r फैक्टोरियल मतलब उसकी जगह पर लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में n माइनस r मतलब n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 28, बराबर। जो सिचुएशन दी गई है वैसे ही सिचुएशन लिखे ना इसमें भी, बराबर ना। तो देखो इसमें अगर आगे सॉल्व करें ना, तो ऐसे होगा कि ये n फैक्टोरियल, और देखो नीचे दिया हुआ है n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये जो n फैक्टोरियल है, उस n फैक्टोरियल को हम लोग पीछे लेके जाएं। n फैक्टोरियल का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है ना, तो n फैक्टोरियल को हम लोग लेके जाएं कहां तक, n माइनस 2 फैक्टोरियल तक। मतलब ऐसे लिखें कि जो n फैक्टोरियल है वो पहला n, दूसरे में एक कम मतलब दूसरे में लिखेंगे n माइनस 1, तीसरे में और एक कम, तो मतलब उसमें लिखेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया n माइनस 2 फैक्टोरियल, बराबर ना। और अपॉन में ये 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई उसे वही रहने दे n माइनस 2 फैक्टोरियल, बराबर, इक्वल टू 28। समझ आई बात है? कोई भी नंबर हो, जैसे रफ में अगर हम बताते हैं कि अगर 9 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या करते हैं, 9 को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं ना, 9 8 7 6 5 4 3, ऐसा ही ना, बराबर। तो यहां पर भी ये n फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो n फैक्टोरियल को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, तो n फैक्टोरियल में पहला n, फिर एक कम n माइनस 1, फिर एक कम n माइनस 2, तो ये नीचे भी आ गया ना n माइनस 2, जो ये दोनों कट हो जाएंगे, बराबर, ये दोनों कट हो जाएंगे कि ये n माइनस 2 फैक्टोरियल वो कट, यहां पर ये जो 2 फैक्टोरियल था, उस 2 फैक्टोरियल का आंसर तो 2 ही आएगा ना, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही रहेगा। अब ये जो 2 नीचे डिवाइड में है, उसे कहां ले जाएंगे, यहां मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, 2 डिवाइड में है वो यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 28 मल्टीप्लाई 2 वो कितना हो जाएगा, 56 ना। तो मतलब यहां पे ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि यहां ऊपर बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू 2, यहां मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 56, बराबर। ये कंडीशन बनी। अब इस कंडीशन में हमें लॉजिकली ये सोचना है कि यहां देखो 2 डिजिट हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, n और n माइनस 1, तो 56 को भी ऐसे हमें फाइंड करना है कि कोई भी 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई 56 होना चाहिए, कोई भी 2 नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई 56 होना चाहिए, ऐसे हमें फाइंड करना है। यहाँ पे भी देखो डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, n और n माइनस 1, वैसे ही इसमें भी ढूंढना है हमें। तो ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे, तो 56 कौन कौन सी टेबल में आते हैं वो माइंड में सोचा करो, कि जैसे कि एक नंबर आता है 8 7 आता है ना, 8 और 7, तो 8 7 56, और 8 और 7 वो दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है कि नहीं। तो यहां पर
इसको लॉजिकली ये लिख सकते हैं हम लोग कि ये n माइनस 1 इक्वल टू 56 की जगह पे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 7, बराबर। तो देखो यहां पर भी दो नंबर हो गए, n और n माइनस 1, यहां जो नंबर हो उससे एक कम, इक्वल टू यहां पर भी जो नंबर है उससे एक कम, ये -1 उससे एक कम ही है ना। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग n इक्वल टू बनता है 8, बराबर ना। इसके हिसाब से जो हमें n फाइंड करना है ना, वो n इक्वल टू कितना बनेगा, 8 बनेगा। वो समझ आई बात है, इसमें ये लॉजिक लगाना है हमें, बराबर। यहां जैसे दो नंबर क्रिएट हुए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दो नंबर, ऐसा परम्यूटेशन में भी था कि अगर दो नंबर क्रिएट हुए तो 56 को दो नंबर्स में फैक्टराइज करना है। अगर तीन नंबर होते ना यहाँ n, n माइनस 1, n माइनस 2, तो यहाँ जो नंबर होता उसको तीन नंबर में फैक्टराइज करते और पहला वाला वो n बन जाता, पहला वाला वो आंसर बन जाता उसमें, बराबर। समझ आई ये बात है, ध्यान रखना ये शॉर्ट सम्स में खास लॉजिक ध्यान रखना। अब जैसे ये हुआ, अब सेकंड दिया हुआ है, सेकंड में ऐसा दिया हुआ है 27c r प्लस 4 इक्वल टू 27c 2r माइनस 1, ऐसे दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसे इंपॉर्टेंट टिक करो क्योंकि इसका रूल बाकी सभी रूल से अलग है, बराबर। इसमें इसे इंपॉर्टेंट टिक करो क्योंकि ये रूल बस इसी में ही आएगा और कहीं पर ये रूल फिर से आएगा नहीं, रिपीट नहीं होगा। इस रूल का ये एक ही सम है, पर ध्यान रखना ये रूल तब यूज होता है कि जब ऊपर दोनों सेम है, n देखो n दोनों सेम है और r दोनों डिफरेंट है, बराबर ना। कि 27c r प्लस 4 इक्वल टू 27c 2r माइनस 1, ऐसे दिया हुआ है। तो जब ऐसी कंडीशन हो ना कि ऊपर दोनों 27 इक्वल है लेकिन नीचे दोनों अलग अलग है, तो उसमें ये जो नीचे दोनों अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं आर वाले, उन नंबर्स को x और y सपोज कर लें। क्या सपोज कर लें, x और y। तो उसमें ऐसे लिख सकते हैं कि लेट x इक्वल टू r प्लस 4, के x की जगह पे क्या लिखें, r प्लस 4, इसे x सपोज करें, एंड y इक्वल टू 2r माइनस 1, इसको y सपोज करें। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से, तो कौन सी सिचुएशन यहां पर, सिचुएशन ये कि ऊपर के दोनों नंबर सेम हैं और नीचे के दोनों नंबर अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रूल वाइज दो सिचुएशंस बनती है, मतलब दो कंडीशंस बनती है, दो ऑप्शंस बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऐसे लिख सकते हैं कि हियर x प्लस वाई इक्वल टू n होगा और x इक्वल टू y होगा, बराबर। ये चीज अब ध्यान दो, यहां पर ये रूल समझो कि जब ये ऊपर के दोनों नंबर सेम है ना और नीचे दोनों नंबर डिफरेंट दिए हुए हैं, तो या तो दोनों का प्लस वो n होगा, x प्लस वाई इक्वल टू n, इसी को ये x और y हमने सपोज किया ना, बराबर ना। ये कंडीशन है, ये सीधा रूल है, इसलिए बोल रहा हूं इसे याद रखना और इंपॉर्टेंट टिक करना कि जब ऊपर दोनों सेम है नीचे अलग अलग है, तो या तो दोनों का प्लस वो n होगा, बराबर, x प्लस वाई इक्वल टू n, या तो फिर दोनों इक्वल होंगे, या तो दोनों इक्वल होंगे x इक्वल टू वाई। और इन दोनों कंडीशन में वैल्यू रखकर हमें r ढूंढना है, जो r फाइंड करना है ना वो इन दोनों कंडीशन में वैल्यू रखनी है। मतलब पहली एक कंडीशन बनती है x प्लस वाई इक्वल टू n, तो उसके अकॉर्डिंग x, तो x पे क्या लिखा जाता है, r प्लस 4 प्लस y, तो y पे लिखा जाता है 2r माइनस 1 इक्वल टू n, तो n पे लिखा जाएगा 27, n तो 27 है ना ऊपर जो इक्वल है। एक कंडीशन ये बनती है कि यहां पर अब अगर इनका सॉल्यूशन करें तो देखो r प्लस 2r तो 3r, यहां पे 4 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 27, जिसमें ये 3 यहां माइनस में जाएगा, प्लस 3 है वो उस साइड माइनस में होगा, मतलब ऐसा हो जाएगा 3r इक्वल टू 27 माइनस 3, तो कितना 24, बराबर ना। 27 माइनस 3 तो 24, और अब ये 3 डिवाइड में,
अगर 3 डिवाइड में करें तो r इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 3 तो 8, r की वैल्यू क्या मिल सकती है? 8 मिल सकती है, बराबर। और दूसरी कंडीशन है कि x इक्वल टू वाई, या तो ये कंडीशन हो सकती है, तो x पे ये लिखेंगे r प्लस 4 इक्वल टू y पे 2r माइनस 1, बराबर। इस कंडीशन से भी r अगर फाइंड करें तो r को एक तरफ कर दें, नंबर को एक तरफ, मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये r प्लस 2r को यहां ले आए माइनस 2r इक्वल टू माइनस 1 यहीं पे ही है, प्लस 4 को वहां ले जाएं तो माइनस 4, बराबर। तो जहां पर r माइनस 2r तो उसमें होगा माइनस r इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 4 तो माइनस 5, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो r इक्वल टू 5, बराबर। इसका मतलब ये कहलाया कि यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में ये r की वैल्यू जो मिसिंग वैल्यू है वो r की वैल्यू 8 भी हो सकती है एंड 5 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है उसमें, बराबर ना। दोनों से आंसर सेम आएगा कि यहाँ r पे 8 भी लिख सकते हैं दोनों में और 5 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट है। हाँ, अगर एक r का आंसर अगर माइनस में हो जाता ना तो वो गलत, क्योंकि n और r कभी माइनस में नहीं आते इसमें, बराबर। तो r की वैल्यू अगर माइनस में होती तो उससे नॉट पॉसिबल गिनते, पर यहाँ पर r की दोनों वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सम को खास ध्यान रखना कि जब ये सिचुएशन हो ऊपर n इक्वल है और r दोनों अलग अलग है तो उसमें ये दो सिचुएशंस गिनी जाती है कि या तो x प्लस वाई इक्वल टू n और x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये दोनों अच्छी तरह से करो। तो इसके बाद जो है फर्स्ट सेकंड किया ना, तो थर्ड एंड फोर्थ देखें फिर, बराबर। देखो कि अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर एन सी एन माइनस 2 इक्वल टू 15, ये कंडीशन है, एन सी एन माइनस 2 इक्वल टू 15, तो इसमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर। तो फॉर्मूला तो वही रखे ना, जो कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला है वही, कि हमारे कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला क्या, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसमें भी फॉर्मूला तो यही रखेंगे हम लोग कि देखो सबसे पहले एन सी एन माइनस 2, मतलब एन पे तो एन ही है, आर पे लिखना है एन माइनस 2, तो ऐसे हो जाएगा कि ऊपर फॉर्मूला वाइज पहले एन फैक्टोरियल तो ऊपर रहेगा ये एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, फॉर्मूला में आर फैक्टोरियल आता है ना, तो आर फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये आर की जगह पर एन माइनस 2 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू ये है ना एन माइनस 2, और ब्रैकेट में n माइनस आर, तो ब्रैकेट में n पे तो n ही लिखेंगे और r पे n माइनस 2, तो n माइनस 2 मतलब n और माइनस 2, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 15, बराबर। यहां क्या हो जाएगा, n माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 15, ऐसी कंडीशन बनेगी इसमें, बराबर ना। यहां ध्यान दो, ये ऐसे ही बन रहा है कि देखो r पे लिखा हमने n माइनस 2 और n माइनस आर करना था ना, तो ये n माइनस आर की जगह पे समझो n माइनस 2 लिख रहे हैं, r की जगह पे n माइनस 2, तो बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है ना, मतलब यहां क्या लिखा जाएगा n माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल, बराबर। तो जिसका अगर सॉल्यूशन करें ना तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो इसमें ये n फैक्टोरियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाएं n माइनस 2 तक, जैसे पहले किया था वैसे ही, कि ये n फैक्टोरियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें कि ये n फिर एक और कम तो n माइनस 1, एक और कम तो n माइनस 2 फैक्टोरियल, बराबर। ये n फैक्टोरियल को डिसेंडिंग में लिखा और अपॉन में यही n माइनस 2 फैक्टोरियल, बराबर। और मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट को अगर देखें ना तो n माइनस n वो तो कट हो गया, प्लस n और माइनस n कट हो गया, बचा सिर्फ 2 बचा, मीन्स 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 15, बराबर ना। तो यहां क्या हो गया कि देखो ये n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो जिसमें ये n माइनस 2 कट हो जाएगा ना, n माइनस 2 दोनों में कट हो गया, बराबर। तो अब क्या,
यहां ऊपर बचा n एंड n-1 और नीचे क्या बचा 2 फैक्टोरियल। ये जो 2 फैक्टोरियल है वो 2 फैक्टोरियल कहाँ ले जा सकते हैं, क्रॉस में, बराबर ना। या भले यहीं पे ही पहले लिखें कि अगर 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही रहेगा इक्वल टू 15। अब जो ये अपॉन में 2 रहा वो यहाँ क्रॉस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये n-1 इक्वल टू 2 अगर मल्टीप्लाई में तो 15 2 जा 30। अब जैसे पहले हमने लॉजिक लगाया था ना, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर n-1 इक्वल टू 30। देखो n और n-1 दो डिजिट है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ 30 को भी ऐसे हमें फैक्टर करना है कि 2 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में आता हो, बराबर ना। 2 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हो, ऐसे हमें 30 के नंबर्स ढूंढने। जैसे 30 के नंबर्स आते हैं 6 एंड 5, 6 5 होता है कि नहीं, 6 5 30 भी हुआ और 6 और 5 डिसेंडिंग ऑर्डर में हुए ना ये, बराबर ना। तो इसकी जगह पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि ये n-1 इक्वल टू 30 की जगह पर 6 मल्टीप्लाई 5 हुआ ना, 6 5 30 भी हुआ ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे जैसे n और n-1 एक कम है, तो यहाँ पे भी 6 और एक कम हुआ ना 5, तो उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू क्या बनी, n की वैल्यू बनी 6, कि पहले n की वैल्यू n इक्वल टू 6 हुआ यहाँ पर, बराबर। ऐसे कंडीशन बनी ना, समझ आई ये बात। ये लॉजिक ध्यान रखना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था इसमें, ओके। अब इसमें फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है इसमें कि 4 मल्टीप्लाई NC4 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई NC3, ये कंडीशन इसमें दी गई है। तो इसमें भी ये n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोई बात नहीं, जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से लिखते जाएंगे ना इसमें, बराबर ना। तो देखो लिखेंगे कैसे, समझना कि यहां पर ये 4 मल्टीप्लाई है तो कोई बात नहीं, 4 मल्टीप्लाई लिखे। NC4, तो NC4 की फॉर्मूला लिखे ना इसके हिसाब से कि n फैक्टोरियल, तो ऊपर लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, r पे 4 है, एंड n माइनस r फैक्टोरियल, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल, बराबर, इक्वल टू यहां पे ये 7 मल्टीप्लाई में है, 7 मल्टीप्लाई में ही रखें, NC3 का सॉल्यूशन इसकी तरह ही, इसी फॉर्मूला से कि पहले n फैक्टोरियल तो ऊपर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब कि n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे हुआ ना, ये कंडीशन लिखी ना। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें ना नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे सॉल्व होगा कि ये 4 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखें, यहां पे देखो कि ये n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल है, तो इस n फैक्टोरियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें n माइनस 4 तक, बराबर ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो देखो n फैक्टोरियल को अगर लिखें ना तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 तक उसे लिखना था, बराबर। ऐसे हुआ कि नहीं कि ये n माइनस 4 फैक्टोरियल और अपॉन में, तो अपॉन में ये 4 फैक्टोरियल है, चाहिए 4 फैक्टोरियल का भी आप आंसर लिख सकते हो कि 4 फैक्टोरियल में 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल, और इसे वही लिखें n माइनस 4 फैक्टोरियल, बराबर। समझ आई बात है। यहां जो था ना इक्वल टू के इस साइड n फैक्टोरियल, तो वो n फैक्टोरियल का हमने कहां तक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, n माइनस 4 तक, कि जिससे ये कट हो जाए, और इक्वल टू के उस साइड भी वैसे ही लिखें, इक्वल टू यहां पर भी, अब इक्वल टू है ना, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं, इक्वल टू यहां लिख रहा हूं, आप कंटिन्यू लिखना बुक में, कि इक्वल टू इस साइड जो दिया हुआ है कि ये 7 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, तो ये 7 मल्टीप्लाई, वो तो वैसे ही लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई ये n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, कहां तक लिखें, तो n माइनस 3 तक लिखें, ऐसा लिखें ना, n माइनस 3 तक उसे लेके जाएं, मतलब उसमें ऐसा लिखें कि n फैक्टोरियल में n माइनस 1,
n-2 एंड n-3 फैक्टोरियल, बराबर। और अपॉन में, उसके अपॉन में यहां पर देखो 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल का आंसर लिख सकते हो 3, 2, 1। और ये n-3 फैक्टोरियल है, उसे ऐसे ही लिखें n-3 फैक्टोरियल। समझ आई बात है? ये इक्वल टू करके कंटिन्यू लिखा ना ये पूरा। अब इसमें इक्वल टू के इस तरफ, इक्वल टू के इस तरफ देखो n-4 फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा, वो तो ऊपर नीचे कट हो गया ना, बराबर। और यहाँ पे अगर और देखें ना तो देखो ये 4 4 भी इसमें तो कट हो रहा है, ये 4 and 4 वो भी कट हो गया उसमें, ठीक है। और यहाँ पे इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ ये n-3 फैक्टोरियल कट हो गया, ये 7 किसी से कट नहीं होने वाला है, ऐसा हुआ। तो ये बाकी बचे हुए आंसर्स लिखे ना, मतलब अब क्या बचा है इसमें पता है कि ये सब कट कर दिया, उसके बाद जो मटेरियल बचे ना, तो यहाँ पे बचा है n, n-1, n-2, n-3, ये नंबर्स बचे यहाँ पर। अपॉन में ये बचा 3, 2, 1, 3, 2, 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6, ओके। इक्वल टू इस तरफ क्या बचा, तो इस तरफ ऊपर 7 बचा और n, n-1, n-2 ये बचा है, मतलब ऊपर ये बचा 7 मल्टीप्लाई n, n-1, n-2 और अपॉन में, तो अपॉन में बचा 3, 2, 1 तो 6, बराबर। ऐसे हुआ ना। अब सिंपल लॉजिक ध्यान देना, अब स्टेप में ध्यान देना। देखो ये बीच में इक्वल टू है, अगर बीच में इक्वल टू की साइन है तो इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के इस साइड जो जो इक्वल नंबर्स है ना, इक्वल चीजें है ना, वो सब कट हो जाएगी। जैसे कि देखो दोनों तरफ 6 6 है, वो कट हो सकता है कि नहीं। दोनों तरफ n n है ऊपर, वो कट हो सकता है। n-1 कट हो सकता है और n-2 कट हो सकता है। क्यों कट हो सकता है पता है? उसके लिए 2 स्टेप लिखने पड़ते हैं, पर वो लिखने की जरूर नहीं है, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो ये n है, n कहाँ पर है, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में ऊपर है ना, उसको n को ले जा सकते हैं इक्वल टू के इस साइड डिवाइड में। अगर n को यहाँ डिवाइड में ले गए तो n और n कट हो जाएगा कि नहीं, तो वो स्टेप बताने की जरूर थोड़ी है कि नहीं। यहाँ देखो n-1 है, तो n-1 यहाँ ऊपर है न्यूमरेटर में, उसको इक्वल टू के उस साइड डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो n-1 यहाँ अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो n-1 n-1 कट हो जाएगा ना, तो वो स्टेप नहीं बताते हम लोग। वैसे ही n-2 भी ये न्यूमरेटर में है, उसे यहाँ लेके आए डिनोमिनेटर में, इक्वल टू के इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो n-2 कट, बराबर ना। तो इक्वल टू के इस साइड और इस साइड कट हो जाएंगे ना ये सब। 6 भी वैसे ही होगा कि 6 डिनोमिनेटर में है, उसे इक्वल टू के उस साइड ऊपर ले जाएंगे तो 6 6 कट हो जाएगा। तो इसलिए इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ जो जो इक्वल चीजें हैं ना, वो सब कट हो जाएगी। तो जैसे डायरेक्टली कट करें, देखो ये n कट, n-1 कट, n-2 कट, ये 6 6 भी कट, तो बचा सिर्फ, यहां पर सिर्फ बचा ये n-3 और इक्वल टू यहां बचा सिर्फ 7, ओके। तो जिसमें से अगर n फाइंड करना है तो -3 को उस साइड ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा ना, मतलब कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 + 3 10, n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10 मिल जाएगी, बराबर। समझ आई है बात कैसे करना है हमें, ठीक है। तो आज जैसे हमने कॉम्बिनेशन की ये फॉर्मूलाज देखी ना, स्टार्टिंग फॉर्मूला देखी, बेसिक रूल्स देखे, थोड़े लॉजिक देखे, अब इनके आगे के जो सम्स हैं, आगे के जो लॉजिक हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।